घ्यायला सर तुला लिंक आहे मला शेअर करू रिव्हिजन नसतं डेमोसाठी येतात काय डेमो लेक्चरसाठी येतात रिव्हिजन. अरे ते ऑनलाईनच चांगलं आहे आता. रिव्हिजन लेक्चर्स ऑनलाईन इज गुड, कारण सगळ्यांना आपल्या रुटीन आणि कम्फर्ट प्रमाणे पाहिजे. ओके. हेलो एवरीवन, मुझे बताइए कि आवाज बराबर आ रहा है, वेदर ऑडियो वीडियो इज ऑल क्लियर, प्लीज लेट मी नो. यस, चलिए आप मुझे बताइए कि क्या बहुत बहुत लाउड है, डिस्टॉर्टिंग लाउड हो रहा है बहुत. हेलो हेलो चेक, माइक चेक, माइक चेक. आप जब ये दे रहे हो ना सर, मेक श्योर दैट इट डजंट हिट द रेड पॉइंट एट एनी टाइम. स्पीक. ओके. हेलो हेलो बहुत लाउड है. नाउ टॉक. हेलो 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 हेलो. ओके, ग्रेट. हेलो 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 हेलो. चलिए. ओके, ग्रेट ग्रेट. भाग्यश्री, अर्पित, ऋतिक. ओके, फैंटास्टिक, सब बराबर है, बहुत बढ़िया. चलिए बच्चों, आई होप बीच में कुछ दिन छुट्टी थी तो आप लोगों ने अगर आपका कोई बैकलॉग बाकी होगा तो आप लोगों ने कर लिया होगा. आज हम लोग आगे बढ़ते हैं. पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने 4 चैप्टर्स जो है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया. चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12. आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 में हम लोग ऐसे 530 सैम्पलिंग देखने वाले हैं. सो गाइस, आर यू प्रिपेयर्ड? कम ऑन, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही मजेदार रहने वाला है. लेट्स सी वन बाय वन. हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग टारगेट कर रहे हैं और आज हम लोग यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं. और उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं. आपकी जो गूगल शीट है वो गूगल शीट में मैंने अपडेट कर दिया है कौन से क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, कौन सा हम लोग होमवर्क देखने वाले हैं. और इसके साथ साथ मैं आपका आज का टारगेट भी रहने वाला है, फाड़ू चार्ट बुक का आपका टारगेट रहने वाला है चैप्टर नंबर 7. ठीक है, लेट्स सी 530.01. अगर आप 530.01 परम क्वेश्चन बैंक में आएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन है सैंपलिंग रिस्क के ऊपर कि अगर हम लोग सैंपलिंग टेक्निक लगा रहे हैं तो रिस्क फैक्टर्स. अब यहां पे आपको समझना है रिस्क फैक्टर्स. अगर ये लोग बोलते हैं सैंपलिंग के रिस्क फैक्टर समझाइए, अरे सैंपलिंग का तो कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं होता, मतलब आपको सैंपलिंग रिस्क ही समझाना है. आप रिस्क फैक्टर समझाइए, मतलब आपको सैंपलिंग रिस्क ही समझाना है. ठीक है, तो बहुत सिंपल. बहुत सी बार ये लोग सैंपलिंग रिस्क ये वर्ड ही यूज नहीं करते, सिर्फ ये लोग बोलते हैं सैंपलिंग के रिस्क फैक्टर्स. अब सैंपलिंग के रिस्क फैक्टर्स मतलब ही सैंपलिंग रिस्क होता है, यह आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए. फिर नीचे बोला हुआ है सैंपलिंग रिस्क बताइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में. ठीक है, यहां पे साफ साफ सैंपलिंग रिस्क बोला है. मैं आपको बता दूं सैंपलिंग दोनों जगह यूज कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यूज कर सकते हैं और हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी यूज कर सकते हैं. सैंपलिंग को दोनों जगह हम यूज कर सकते हैं. कंट्रोल्स बराबर चल रहे कि नहीं चल रहे वो चेक करने के लिए भी हम लोग सैंपलिंग यूज कर सकते हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए भी हम लोग सैंपलिंग यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बैंक के केस में हर महीने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना ये एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है. सपोज एक कंपनी के 20 बैंक अकाउंट है और वो महीने में 4 रिकंसिलेशन बनाते हैं, तो 20 इंटू 4 मतलब 80, महीने के 80 मतलब 12 महीने के 80 इंटू 12 960 बार बैंक रिकंसिलेशन बनाए जा रहे हैं, 960 बार कंट्रोल्स को लगाया जा रहा है. यहां पर आप सारे चेक नहीं कर सकते, आप सैंपलिंग को यूज करेंगे. आप बड़ी मुश्किल से 20 रिकंसिलेशन चेक करेंगे, अगर 20 अच्छे हैं तो 960 अच्छे हैं, मतलब आप सैंपलिंग को यूज कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में. ठीक है, और अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक्सपेंसेस चेक कर रहे हैं,
आप रैंडमली कुछ एंट्री सिलेक्ट करके उसको चेक करते बराबर है कि नहीं, इसका मतलब आप सैंपलिंग को यूज कर रहे टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। दोनों में फर्क क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, कंट्रोल बराबर ऑपरेट हो रहा कि नहीं हो रहा। टेस्ट ऑफ डिटेल में हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होता है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल आइटम बराबर है कि नहीं। करेक्ट। सैंपलिंग दोनों में यूज होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यूज होता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी यूज होता है। देखिए सैंपलिंग रिस्क के बारे में बोला हुआ है, एक्सप्लेन इन डिटेल डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क भी बताओ, अच्छे से पढ़ना, नॉन सैंपलिंग रिस्क भी बताओ और एग्जांपल्स भी दो। चलिए फटाफट आइए, कॉन्सेप्ट नंबर है 530.040, कॉन्सेप्ट नंबर 530.040, फाड़ू का पेज नंबर 36, फाड़ू के पेज नंबर 36 में आएंगे, 040 पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा। सैंपलिंग करिए, लेकिन आप सैंपलिंग करेंगे तो साथ में सैंपलिंग रिस्क होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपलिंग रिस्क? लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए क्या होता है सैंपलिंग रिस्क। चांसेस दैट कंक्लूजन ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपलिंग प्रोसेस is not representing population, it is not representing the result which you can get by 100% checking of the population। सैंपलिंग करके जो आपको कंक्लूजन मिल रहा है वो कंक्लूजन रियलिटी से मैच नहीं होगा, रियलिटी से मैच नहीं होगा, फैक्ट से मैच नहीं होगा, वो कंक्लूजन से मैच नहीं हो रहा है जो आपको मिल सकता है 100% चेकिंग करके। ऐसे रिस्क को हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क। इसमें दो तरह के एरर्स हो सकते हैं, दो तरह के एरर्स हो सकते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। क्या है ये टाइप 1 एरर और क्या है ये टाइप 2 एरर? बहुत सिंपल है। टाइप 1 एरर, सैंपलिंग करके हमको सैंपलिंग हमने की और सैंपल से जितने भी आइटम सिलेक्ट हुए सैंपल के अंदर आए, हमको लग रहा है अरे बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड, अरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एकदम चकाचक बन रहा है। सैंपल देखकर हमको ऐसा लग रहा है सब बढ़िया है, अरे इनकम एक्सपेंस सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ऑल गुड ऐसा लग रहा है। लेकिन ये एक एरर है, ये एक सैंपलिंग रिस्क के वजह से ये एक एरर है। रियलिटी में बड़ी बड़ी गलतियां हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं, उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। वापस सुनेंगे, चांसेस दैट सैंपलिंग प्रोसेस के वजह से आपका जो कंक्लूजन है वो सच्चाई से मैच नहीं करता, 100% चेकिंग करके जो कंक्लूजन मिलेगा उसको मैच नहीं करता, उसको हम सैंपलिंग रिस्क बोलते हैं। सैंपलिंग रिस्क की वजह से दो तरह के, सैंपलिंग रिस्क की वजह से दो तरह के एरर्स, दो तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला, सैंपल चेक करके आपको लग रहा है सब बराबर है, लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम्स है, रियलिटी में चीजें बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा टाइप 1 एरर हो सकता है। ठीक है, अब टाइप 1 एरर की वजह से क्या होता है सुनिए। टाइप 1 एरर की वजह से क्या होगा? टाइप 1 एरर की वजह से सैंपल देखकर लेगा अरे वाह, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या होगा सुनिए, अरे कंट्रोल्स कितने अच्छे, अरे वाह हर एम्प्लॉय बराबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, बहुत बढ़िया, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, आपको ऐसा लगेगा। बट इन रियलिटी बस सैंपल में ही सब बराबर है, रियलिटी में सब बेकार है, चीजें बराबर लोग फॉलो नहीं कर रहे, मेजॉरिटी चीजें फॉलो नहीं कर रहे। ऐसा होगा। टाइप 1 एरर के वजह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल हो जाएगा। ओवर एरर के वजह से हम कंट्रोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, बट रियलिटी में चीजें बराबर नहीं है। टाइप 1 एरर की वजह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ओवर रिलायंस हो जाएगा। अब टाइप 1 एरर की वजह से टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या होगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होगा वो तो ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या होगा? हमने सैंपलिंग की, सिलेक्ट किया, अरे ये एक्सपेंस बराबर है, ये इनकम बराबर है, ये एसेट बराबर है, लायबिलिटी बराबर है, बट इन रियलिटी बड़े बड़े मटेरियल मिसस्टेटमेंट पॉपुलेशन में मौजूद है जो हमसे छूट जा रहे हैं। टाइप 1 एरर के वजह से हमको सब लग रहा है, लेकिन ये एरर है, चीजें छूट जा रही है, हम हर चीज को अच्छा अच्छा एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, उसको बोलते इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो जाएगा। टाइप 1 एरर की वजह से टेस्ट ऑफ डिटेल्स में इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो जाएगा, हम सब अच्छा अच्छा मानकर चलेंगे। इससे इंपैक्ट क्या होगा ऑडिट में? वापस सुनिए, टाइप 1 एरर में हमको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट पॉपुलेशन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग कंट्रोल्स के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेंगे, ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल हो जाएगा। इसके वजह से टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम लोग हर चीज को अच्छा अच्छा मान लेंगे, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो जाएगा।
अगर हम लोग टाइप 1 एरर की वजह से सब कुछ अच्छा अच्छा मानने जाएंगे, कंट्रोल्स को अच्छा मानने लगेंगे जबकि नहीं है, फाइनेंशियल इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी को अच्छा मान लेंगे जबकि नहीं है, तो हमारे हाथ से गलतियां छूट जाएगी। अगर हमारे हाथ से गलतियां छूट जाएगी तो हमारा ओपिनियन गलत होने के चांसेस है। इट विल इफेक्ट क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इट विल इफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। टाइप 1 एरर ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू टाइप 2 एरर। नाउ टाइप 2 एरर में क्या होता है, सैंपलिंग रिस्क की वजह से और एक तरह का एरर हो सकता है जो कि टाइप 2 एरर है। इसमें क्या होता है, इसमें सैंपल सिलेक्ट करके हमको ऐसा लगता है अरे सब गलत है, सब गलत वाली चीज सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल्स गलत है, कंट्रोल्स बहुत बेकार है, हमको ऐसा लग रहा है चीजें बहुत गलत है, लेकिन रियलिटी में पॉपुलेशन में सब कुछ अच्छा है। सैंपल देख के लग रहा है गलत गलत गलत, बट लेकिन रियलिटी में मेजॉरिटी पॉपुलेशन सब वही है। टाइप 2 एरर की वजह से हमको सब गलत गलत लगता है। इस वजह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, हम कंट्रोल से भरोसा नहीं करते, अंडर रिलायंस ऑन कंट्रोल हो जाएगा। टाइप 2 एरर की वजह से टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या होगा, हर चीज को गलत 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 मानने लगेंगे, हर चीज को रिजेक्ट करने लग जाएंगे। इससे ऑडिट पे क्या इंपैक्ट होगा, कंट्रोल्स अच्छे थे फिर भी उसको बुरा मानने लग गए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में चीजें सही थी फिर भी गलत मानने लग गए। अब क्या होगा, जब हम हर चीज को गलत गलत मानते जाते हैं तो ऑडिट में हमारे एफर्ट्स बढ़ाते हैं हम लोग, अरे कंट्रोल्स वीक है ज्यादा चेकिंग कर, अरे गलती मिल रही है ज्यादा चेकिंग कर। टाइप 2 एरर की वजह से हमको चीजें गलत गलत लगेंगी, हमारे एफर्ट्स बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, इनडेप्थ चेकिंग करते जाएंगे, लेकिन निकला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, अंदर कुछ भी नहीं निकला। अब अंदर कुछ भी नहीं निकला, अंदर कुछ भी निकला, इस वजह से टाइम वेस्ट हो जाएगा, इट अफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट। टाइप 1 एरर बहुत खतरनाक है, ठीक है, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ ऑडिट पे इंपैक्ट है, टाइप 2 एरर की वजह से एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट पे इंपैक्ट है। क्विकली एक पैरेलल एग्जाम बताओ, इसको फिर क्लोज करेंगे। ध्यान सुनिए, सपोज क्लास में बच्चे हैं, क्लास में बच्चे और बच्चों में से हमने सिलेक्ट किया, अरे 5 बच्चों का सैंपल हमने सिलेक्ट किया, निहायती नालायक बच्चे निकले, कभी कभार क्लास आने वाले, पढ़ने नहीं वाले, कुछ भी देखकर हमको लग रहा है, ठीक है सुनिए, देखकर हमको लग रहा है सब गलत है सब गलत है, सब बेकार 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 बेकार, पूरी क्लास बेकार, लेकिन रियलिटी में उतने ही प्रॉब्लमैटिक लोग थे, बाकी मेजॉरिटी 95% बच्चे सब अच्छा पढ़ रहे थे। ये टाइप 2 एरर है, सब गलत गलत लग रहा है लेकिन रियलिटी में चीजें सब सही है, दैट इज टाइप 2 एरर। दूसरा भी हो सकता है, 5 बच्चे सिलेक्ट किया, अरे क्या पढ़ते हैं, लेकिन पता चला वही पढ़ने वाले थे, वही पढ़ने वाले थे, बाकी सब बेकार थे, ठीक है। तो टाइप 1 एरर। लेट्स फ्रीज गाइज। सैंपलिंग प्रोसेस में एक इनहेरेंट रिस्क है कि सैंपलिंग से जो कंक्लूजन निकल रहे हो सकता है वो रियलिटी को मैच ना करे, हो सकता है वो रियलिटी को मैच ना करे, पॉपुलेशन को मैच ना करे, 100% चेकिंग करके जो कंक्लूजन मिलता है उसको मैच ना करे। सैंपलिंग रिस्क की वजह से 2 तरह के एरर आ सकते हैं। टाइप 1 एरर हो सकता है सैंपल में सब गलत गलत चीजें सिलेक्ट हो जबकि रियलिटी में चीजें सब सही थी, इसके वजह से टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अंडर रिलायंस ऑफ कंट्रोल होता है, और टेस्ट ऑफ डिटेल में, ठीक है, हम लोग टेस्ट ऑफ टाइप 1 एरर की वजह से सब अच्छा अच्छा लग रहा है जबकि चीजें बेकार है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जरूरत से ज्यादा भरोसा करते, ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल होता है। टेस्ट ऑफ डिटेल में हर चीज को एक्सेप्ट करते हम लोग चले गए। अगर हम हर चीज को अच्छा अच्छा मानते जाएंगे, टाइप 1 एरर मतलब, फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, टाइप 1 एरर मतलब दिमाग में फिट रखो, सब अच्छा लग रहा है। अगर सब अच्छा अच्छा लग रहा है लेकिन रियलिटी में चीजें प्रॉब्लमैटिक है, दैट इज टाइप 1 एरर। हमारे हाथ से गलतियां छूट जाएंगी, इट अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ ऑडिट। टाइप 2 एरर, सैंपलिंग करके लग रहा है सब बेकार 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 है लेकिन रियलिटी में जैसे सही है, इट अफेक्ट्स इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। चलिए, सैंपलिंग रिस्क हमको समझ में आ गई। 2 तरह के एरर्स है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 आपको सब अच्छा अच्छा लगना लेकिन रियलिटी में चीजें बेकार, ठीक है, इसकी वजह से गलतियां छूट जाती है, इट अफेक्ट्स इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। टाइप 2 एरर मतलब, ठीक है, सब गलत गलत, सब गलत गलत गलत। आप बस इतना ध्यान रखिए, टाइप 1 मतलब सब गुड गुड लगना और टाइप 2 मतलब सब बैड बैड लगना। अगर सब बैड बैड लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये एरर की वजह से रियलिटी में ये सब सही थी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इट अफेक्ट्स इफेक्टिवनेस। अब नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? चांसेस दैट ऑडिटर का कंक्लूजन गलत हो रहा है नॉट बिकॉज ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस, वो अक्कड़ बक्कड़ कर रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, वो सैंपलिंग प्रोसेस लगा रहा है, सैंपलिंग करके थोड़े से चीजों को चेक करके आगे बढ़ा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों ने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाई वो प्रॉब्लमैटिक है। फिक्स एसेट में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं लगाया,
रिवैल्यूएशन चेक नहीं किया, डेप्रिसिएशन चेक नहीं किया, अरे सैंपलिंग करके फिक्स एसेट बराबर निकाले, लेकिन जो प्रोसीजर लगाना है वो आपने प्रोसीजर बराबर नहीं लगाया, इन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, इन एडिक्वेट ऑडिट प्रोसीजर है। अच्छा, या तो हो सकता है प्रोसीजर बराबर थी, लेकिन काम करने वाले लोग जो टीम मेंबर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, आर्टिकल थे, वो केयरलेस थे, फेलियर टू रिकॉग्नाइज डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। जब कंट्रोल फॉलो नहीं होता है तो उसको बोलते हैं डेविएशन, और जब कंट्रोल फॉलो नहीं होता है दैट इज कॉल्ड डेविएशन, और जब टेस्ट ऑफ डिटेल में गलती मिलती है उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। ठीक है, हो सकता है कि टीम मेंबर फेल्स टू आइडेंटिफाई डेविएशंस और मिसस्टेटमेंट, केयरलेस तरीके से प्रोसीजर को लगा रहे, या फिर तीसरा, पहला तो हो सकता है प्रोसीजर ही बराबर नहीं है, या फिर प्रोसीजर को लोग बराबर लगा नहीं रहे हैं, या फिर तीसरा, जो भी आपको एविडेंस मिला उसको मिस इंटरप्रिट कर रहे हैं। ठीक है, एविडेंस, टेक्सटाइल वाले एविडेंस को कंपेयर कर रहे हैं, टेक्सटाइल वाले एविडेंस को आप कंपेयर कर रहे हैं सीमेंट से, आप सीमेंट से कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हो गया कि आप उसको सीमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप गलत कंपैरिजंस करेंगे, ठीक है, तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस हो जाएगा, दैट इज नॉन सैंपलिंग रिस्क। सुनिए, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए कितनी बार स्टडी मटेरियल 17 मई 19 एग्जाम, मई 19 मॉक, नवंबर 20 एग्जाम, स्टडी मटेरियल 20, नवंबर 20 आरटीपी, मई 21 एमटीपी, स्टडी मटेरियल 21, बार बार पूछा गया। क्यों होते हैं ये नॉन सैंपलिंग रिस्क? ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, नॉन सैंपलिंग रिस्क क्यों होती है? बराबर, ह्यूमन एम, एच फॉर ह्यूमन मिस्टेक्स, गलत प्रोसीजर सिलेक्ट करना, गलत तरीके से लगाना, छूट जाना हाथ से, चीजें मिस इंटरप्रिट करना, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स। सेम बात है। या फिर क्यों होती है ये मिस्टेक, नॉन सैंपलिंग रिस्क क्यों होती है, उसी को बता रहे, ऑडिट प्रोसीजर जो लगाई थी वो बराबर नहीं थी इसलिए। ठीक है, ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर, देखिए इसका शॉर्टकट है ह्यूमन ऑडिट प्रोसीजर, आई फॉर इंफॉर्मेशन, या फिर जो इंफॉर्मेशन थी वो एररनेस थी, उसमें एरर था, एरर जो डेटा सिलेक्ट किया था उसमें ही गलती थी, इंफॉर्मेशन गलत मिला, कंफर्मेशन गलत मिला, या फिर मिस इंटरप्रिट किया। देखो ये जो इन्होंने उसको नाम दिया है सोर्सेस ऑफ नॉन सैंपलिंग रिस्क, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, इसमें रिपीटिव नेचर की चीज है। शॉर्टकट है ह्यूमन एम, एच फॉर नॉन सैंपलिंग वाली गलतियां होती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स, या फिर ऑडिट प्रोसीजर बराबर नहीं चुनी, या फिर जो इंफॉर्मेशन मिली प्रोसीजर लगाकर उसमें ही एरर था, गलत कंफर्मेशंस मिले, रॉन्ग कंफर्मेशंस मिले, या फिर मिस इंटरप्रिट किया गया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा उन्होंने लिखा हुआ है। और एक बहुत खास बात लिखी है, नॉन सैंपलिंग रिस्क कैन नेवर बी मैथमेटिकली मेजर्ड। ये ध्यान रखना, ट्रू करेक्ट इनकरेक्ट में आएगा। सैंपलिंग रिस्क को मैथमेटिकली मेजर किया जाता है, पॉसिबल है, लेकिन नॉन सैंपलिंग रिस्क को मैथमेटिकली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। आप फिर उसको हाई, लो, मीडियम ऐसा नाम दे सकते हैं, 10%, 20%, 30%, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स फ्रीज गाइस, SF 530 चैप्टर नंबर 7 में पहला क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है सैंपलिंग रिस्क। उसके अंदर दो तरह के एरर्स, नॉन सैंपलिंग रिस्क, उसके सोर्सेस, और कैसे सैंपलिंग रिस्क को मेजर कर सकते हैं, नॉन सैंपलिंग रिस्क को मेजर नहीं कर सकते। कम ऑन, क्लियर है क्या? बताइए फटाफट, क्या आपके दिमाग में क्लैरिटी है? फटाफट बताइए। आर थिंग्स एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, और लेक्चर अच्छा लगता है, मजा आता है, उसके ऊपर बिल्कुल बाकायदा कमेंट करिए, क्या अच्छा लगता है बताइए, लाइक बटन को दबाइए, पूरी टीम को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। नाउ लेट्स सी गाइस, नेक्स्ट इज 530 का 530.01 के बाद 530.03, 530.03 पे आप आइए। 530.03 पे आप देखिए, न्यू कोर्स में तड़प रहा है आने के लिए। स्टडी मटेरियल 17 में है, स्टडी मटेरियल 20 में है, 17 में है, स्टडी मटेरियल 20 में है, स्टडी मटेरियल 21 में है। बार बार क्या पूछा है? ये ऑडिट सैंपलिंग क्या होती है, सैंपल डिजाइनिंग क्या होती है, सैंपल साइज क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैसे करते, इस पे ज्ञान बांटिए। ऑडिट सैंपलिंग पे, सैंपल डिजाइन पे और सिलेक्शन पे ज्ञान बांटिए। बेसिकली 3 टर्म्स 530.03 पे हम लोग बेसिकली 3 टर्म्स, ऑडिट सैंपलिंग का मतलब पूछ रहे, सैंपल डिजाइन का मतलब पूछ रहे, सैंपल साइज का मतलब पूछ रहे, सिलेक्शन ऑफ आइटम का, 3-4 चीजों का मतलब पूछा हुआ है। बस इनका ही मतलब हमको बताना है। सबसे पहले ऑडिट सैंपलिंग मतलब क्या, वो तो हम पहले जानते हैं।
जब कोई ऑडिटर लेस देन 100% आइटम्स को चेक करता है और उसके बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन बनाता है, लेस देन 100% चीजों को चेक करना और उसके बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन का ओपिनियन बनाना, इसी को हम लोग सैंपलिंग बोलते हैं। इससे हमारे टाइम और कॉस्ट के एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं और कम मेहनत में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग निकाल कर लाते हैं। नाउ गाइज, अब हम बात करते हैं सैंपल डिजाइन मतलब क्या। ध्यान सुनिए, देखिए टेक्निकल डेफिनेशन को हम पूरा कवर करेंगे, आपको साफ साफ बताना है। सैंपल डिजाइनिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, जो सैंपलिंग प्रोसेस में इनिशियल स्टेज पे लगाया जाता है, ठीक है। डिजाइन करना मतलब डिसाइड करना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातों को तय किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी, इसको हम डिटेल में आगे देखने वाले अगले क्वेश्चन में, यह तय करना हमारा पॉपुलेशन क्या है, टोटल सेल पॉपुलेशन है कि क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है, हमारे पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन करना, ठीक है। पॉपुलेशन को डिफाइन करिए, फिर उसको स्ट्रैटिफाई करना कि नहीं करना। अगर हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है तो हम उसको स्ट्रैटिफाई करते, होमोजीनियस, हेट्रोजेनस मतलब वेराइटी ऑफ आइटम्स है तो उसको क्राइटेरिया के बेस पे स्ट्रैटिफाई करते, ग्रुप्स में बांटते। अगर नहीं है तो होमोजीनियस है तो उसको नहीं करते। ये सारे इंपॉर्टेंट, तो आप बताइए, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनिशियल स्टेज पे होता है, इसमें हम डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, उसके बेस पे तय करते स्ट्रैटिफाई करना कि नहीं करना, क्लियरली बताते। पर्पस क्या है ऑडिट प्रोसीजर का, भाई सेल्स का ऑकरेंस चेक करना है, उसका कंप्लीटनेस चेक करना है, क्या चेक करना है, पर्पस को डिफाइन करते, पर्पस को अचीव करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगी, एंड सो ऑन। तो पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, पर्पस को क्लियरली डिफाइन किया जाता है और कैसे उसको अचीव करेंगे वो डिजाइन तय किया था, उसको बोलते डिजाइन। डिजाइन करना मतलब डिसाइड करना, डिजाइन करना मतलब ही होता है डिसाइड करना। तो इनिशियली जो सारे इंपॉर्टेंट बातें डिसाइड की जाती है उसको सैंपल डिजाइनिंग बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल साइज? हम लोग जब सैंपलिंग करेंगे टोटल कितने यूनिट्स रहेंगे, टोटल कितने यूनिट्स रहेंगे, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी देयर इन द सैंपल, उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल साइज। और हमेशा सैंपल साइज ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। देखिए जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है सैंपलिंग रिस्क कम होता है। सैंपल साइज को हमेशा इतना बढ़ाओ कि उसके बेसिस पे आपकी सैंपलिंग रिस्क कम हो जाए, और फिर सैंपलिंग रिस्क कम होगी तो आगे आने वाली जो रिस्क रहेगी वो अपने आप कम हो जाती है। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स हमेशा इस तरीके से करो कि आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिले, सैंपल में सभी वैरायटी के आइटम्स हो और लगभग उसी प्रोपोर्शन में हो जिस तरीके से पॉपुलेशन में थे। दो अप्रोचेस है, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। तो यहां पे हमने चार चीजों की डेफिनेशन देखी। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपलिंग, सैंपल डिजाइनिंग मतलब क्या, सैंपल साइज मतलब क्या, और सिलेक्शन कैसे होगा। चार डेफिनेशंस पे हमने फोकस किया। नाउ गाइस क्विकली हम लोग पहला क्वेश्चन देख चुके, दूसरा क्वेश्चन देख चुके, ठीक है। फटाफट एनर्जी को बनाए के रखिए, समझ में आई है, क्लियर है, फटाफट बोलते जाइए। नाउ 530.04 पे जाने से पहले मैं पहले आपको सैंपलिंग प्रोसेस बताना चाहता हूं। फाड़ू चार्ट बुक पे आइए, पेज नंबर 36 के ऊपर, पेज नंबर 36 पे फाड़ू चार्ट बुक के ऊपर आइए। फटाफट सैंपलिंग प्रोसेस में सबसे पहले व्हाट डू मीन, ठीक है, 7 स्टेप्स। ये कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड की, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। सैंपलिंग में सबसे पहले सैंपल डिजाइनिंग होती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातों को तय किया जाता है, साफ साफ लिखा जाता है पॉपुलेशन क्या होगी, साफ साफ लिखा जाता है हम क्यों कर रहे हैं सैंपलिंग, हमको क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, एंड सो ऑन। इसको सैंपल डिजाइनिंग बोलते हैं। एक बार सैंपल डिजाइनिंग कर ली, अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सैंपल साइज तय करना कि कितने यूनिट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सपोज हमने 4 स्ट्रैटा में बांटा है चीजों को, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, 4 ग्रुप्स में बांटा है, हर ग्रुप से 200-200 का सिलेक्शन होगा, तो सैंपल साइज हुआ हर स्ट्रैटा का 200 और टोटल 800 यूनिट का सिलेक्शन होगा। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप सैंपल साइज तय करना। फिर नेक्स्ट सैंपल सिलेक्शन मेथड क्या होगा,
हम लोग रैंडम सैंपलिंग लगाएंगे कि क्लस्टर सैंपलिंग लगाएंगे कि इंटरवल बेस्ड सैंपलिंग लगाएंगे एंड सो ऑन। ये तय करने के बाद फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। देखिए पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बातें तय की, सैंपल डिजाइनिंग, उसके बाद सैंपल साइज हमने तय कर लिया, सिलेक्शन करने का तरीका, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन के बाद करेंगे क्या, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। वी विल बी परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, सिलेक्शन परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। हमको क्या मिलेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमको डेविएशंस मिलेंगे, कब कब सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हमको क्या मिलेगा, मिस स्टेटमेंट्स, विल बी गेटिंग मिस स्टेटमेंट्स हमको मिलेंगे। उसको समझना पड़ेगा, इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, रिपीटेटिव है, नहीं है। फिर उसके बाद अगला स्टेप रहेगा, प्रोजेक्ट करो, सैंपल में इतनी गलती तो पॉपुलेशन में कितनी गलती, प्रोजेक्शन। फाइनल स्टेप रहेगा, इवैल्यूएट करो, जितनी भी गलतियां मिल रही है इसको टॉलरेबल लेवल, डिस्कस करेंगे, टॉलरेबल लेवल से कंपेयर करो और डिक्लेयर करो क्या कंट्रोल्स आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, टेस्ट ऑफ डिटेल में डिक्लेयर करो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। क्विकली 7 स्टेप, सैंपलिंग प्रोसेस में 7 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सैंपल डिजाइनिंग, इंपॉर्टेंट बातें तय कर लो, फिर सैंपल साइज तय करो, फिर सिलेक्शन कैसे होगा वो तय करो, सिलेक्शन के बाद में परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में समझो गलतियों का नेचर क्या है, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट, फिर उसको प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करने के बाद में टॉलरेबल लेवल से कंपेयर करो और फाइनल कंक्लूजन बताओ, फाइनल कंक्लूजन बताओ कि क्या चीजें भरोसेमंद है कि नहीं। लेट्स सी गाइस 530.04 पे चलते हैं क्विकली। हम लोग सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क हम लोग देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देख चुके हैं, सैंपलिंग प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। 530.04 पे आइए, 530.04 नवंबर 21 के आरटीपी, नवंबर 21 के आरटीपी में है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स एग्जाम में आने का है। क्या बोला है, पूरा क्वेश्चन सैंपल डिजाइनिंग पे। व्हेन डिजाइनिंग ऑन ऑडिट सैंपल, पूरा जब हम ऑडिट सैंपल डिजाइन करते हैं, ऑडिटर को कौन सी इंपॉर्टेंट बातें तय करनी पड़ती है, पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल विल बी ड्रॉन। पूरा क्वेश्चन सैंपल डिजाइनिंग पे है और उसकी बात कर रहा है। देखिए हमारा फाडू चार्ट में कॉन्सेप्ट नंबर है 530.100, 530.100 है और पेज नंबर 39 पे है, हम लोग उस पे जाएंगे। आंसर में आप क्या लिखोगे, पहले उन्हें जनरल बात की, सैंपलिंग, हाँ सैंपलिंग मतलब कुछ चीज़ों को चेक करके 100% पूरे पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन बनाना, उसको हम लोग सैंपलिंग बोलते हैं। यहां पर हमको कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है, 2 अप्रोचेस होते हैं, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। पहले बैकग्राउंड बताया और फिर सैंपल डिजाइनिंग के ऊपर आए। आप थ्योरी टेक्स्ट पढ़ोगे तो तकलीफ होगी, लेकिन चार्ट आपकी लाइफ को बहुत सिंपल बना देगा, लेकिन आपको अपने ओन वर्ड्स में समझाना पड़ेगा। लेट्स सी गाइस 530.100 ये भी चार्ट है और पीछे के भी चार्ट है, तो आप क्या बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप बताएंगे यस, सैंपल डिजाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनिशियल स्टेज में इसको किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। डिजाइन करना मतलब डिसाइड करना होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पे लिए जाते हैं। आप उसमें बताएंगे यहां पे सबसे पहले सैंपल डिजाइन में क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन, टोटल सेल्स की, कैश सेल्स की, क्रेडिट सेल्स, पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन करते हैं। ठीक है, सारे सेल्स ट्रांजैक्शन मेरे पॉपुलेशन रहेंगे कि या फिर मेरे जितने भी डिस्पैचेस है, सारे के सारे जो डिस्पैचेस है वो डिस्पैचेस मेरे पॉपुलेशन रहेंगे। सबसे सैंपल डिजाइनिंग में सबसे पहले तय करो कि हमारा डिफाइन क्लियरली अवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को क्लियरली हमने डिफाइन करना चाहिए, व्हाट विल बी अवर पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन को स्टडी करो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, उसके बेस पे तय करो स्ट्रैटिफिकेशन करना कि नहीं, ग्रुप्स में बांटना कि नहीं। अगर होमोजीनियस है तो मत बांटो, हेट्रोजीनियस है तो एक क्राइटेरिया पकड़ के उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो। तो सैंपल डिजाइनिंग में सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स को, और तय किया जाता है कि स्ट्रैटिफिकेशन करना कि नहीं करना। फिर आगे पहले 2 पॉइंट्स कनेक्टेड है, मैं इसको पार्ट ए बोलूंगा, फिर आगे के पॉइंट्स कनेक्टेड है पार्ट बी बोलूंगा। लेट्स अंडरस्टैंड। फिर क्लियरली पर्पस तय करो, सेल्स की एक्यूरेसी चेक करना है कि सेल्स का कंप्लीटनेस चेक करना है कि सेल्स का ऑकरेंस चेक करना है। क्लियरली डिफाइन करो
कौन सा असर्शन चेक करना है, कौन सा पॉइंट तय करना है, चेक करना है। फिर इस पर्पस को अचीव करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी उसको भी बताओ कि भाई सेल्स की अगर हमको ऑकरेंस चेक करना है तो सेल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखने चाहिए, डिलीवरी के डॉक्यूमेंट्स दिखने चाहिए, डिस्पैच के डिलीवरी के डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए। अगर डिस्पैच और डिलीवरी के डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं मतलब सेल ऑकर हुआ है। ऑडिट प्रोसीजर आप तय करो कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मैं सिलेक्ट करूंगा। एविडेंस कैसा रहेगा, हम लोग चीजों को देखेंगे, विजुअल एविडेंस रहेगा क्या, रिकॉर्ड देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा क्या, पूछताछ करेंगे, ओरल एविडेंस रहेगा क्या, ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे, उससे एविडेंस क्या मिलेगा, और किस चीज को मिसस्टेटमेंट बोलेंगे। एक आध 2 दिन का डिले, ठीक है, गुड्स भेजने के बाद इमीडिएटली नहीं मिलते, 3-4 दिन बाद मिलते, एंट्री 2-3 दिन बाद होती है। दैट इज, अगर ये डेट का छोटा मिसमैच मिले उसको मिसस्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट। गाइज, इसमें सबसे पहले सैंपल डिजाइनिंग के बारे में बताएंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड बातें तय करनी पड़ती है सैंपल डिजाइनिंग में, दैट इज पार्ट ए। फिर पर्पस, ये पर्पस है, उसको अचीव करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी, उसको लगाने से किस तरह का एविडेंस मिलेगा, और किस चीज को हम लोग मिसस्टेटमेंट बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे। आंसर खत्म नहीं होता यहां पे, आपको पीछे के चार्ट भी समझाने पड़ेंगे। हमारी टीम को लेकर सैंपल डिजाइनिंग में पहले आपने बता दिया पॉपुलेशन से रिलेटेड पार्ट ए और पर्पस से रिलेटेड पार्ट बी। नाउ आपको व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मिसस्टेटमेंट और डेविएशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मिसस्टेटमेंट और डेविएशन, ठीक है। आपको आपके टीम को लेकर बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, देख मेरा को ये सेल्स के अंदर ऑकरेंस चेक करना ऑब्जेक्टिव है, किस फाइनेंशियल आइटम को चेक कर रहे, किस असर्शन को चेक कर रहे, किस पॉइंट को चेक कर रहे, क्लियर कट उनको समझाना पड़ेगा। उनको यह बताना पड़ेगा हर मिसमैच डेविएशन नहीं होता, हर मिसमैच मिसस्टेटमेंट नहीं होता। उनको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेविएशन और अ मिसस्टेटमेंट। एग्जांपल से सुनिए, फॉर एग्जांपल कि बोले अगर कंफर्मेशन मंगाया, ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन और ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस मैच नहीं होता, इसको हम मिसस्टेटमेंट नहीं बोलते। हर मिसमैच मिसस्टेटमेंट नहीं होता। तुम अंदर उसके और अंदर जाओ, पता चला हमने गुड्स भेजे थे, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किए, टेम्पररी डिफरेंस है क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट है। इस मिसमैच को मिसस्टेटमेंट नहीं बोलते, टेम्पररी डिफरेंस बोलते हैं। वैसे ही कस्टमर ने चेक भेजा था, पैसे भेजे थे, हमने अभी तक बुक नहीं किया, इसके वजह से मिसमैच है हमारे बैलेंसेस में और कंफर्मेशन में, इसको भी मिसस्टेटमेंट नहीं बोलते। दैट इज जस्ट अ टेम्पररी डिफरेंस। अपने टीम को बैठाओ, समझाओ क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस हर मिसमैच को गलती नहीं बोलते, कुछ मिसमैच को गलती बोलते हैं, उनको एग्जाम्पल दो। कंफर्मेशन मैच नहीं होंगे तो इट इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ टेम्पररी डिफरेंस। उनको और समझाओ कि देखो फॉर एग्जाम्पल डेटर को चेक करना है, कस्टमर ए का बैलेंस, कस्टमर ए का ट्रांजैक्शन कस्टमर बी को डेबिट मार दिया, जो सेल था ए का गलती से डेबिट मार दिया बी को। सुनो अब ध्यान से, माना ए का बैलेंस गलत है, बी का बैलेंस गलत है, लेकिन टोटलिटी में बैलेंस शीट में गलती नहीं है। बैलेंस शीट में तो टोटल डेटर सही है। कभी कभी कुछ चीजें गलत होती है अकाउंट लेवल पर, कुछ चीजें गलत होती है इंडिविजुअल लेजर लेवल पर, लेकिन वो गलती नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर। माना उसको रेक्टिफाई कराएंगे, ठीक करवाएंगे, लेकिन उसको ये नहीं बोलेंगे कि इसके वजह से ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है। तो टीम को समझाना पड़ेगा किस चीज को गलती बोला जाता है, किस चीज को गलती नहीं बोला जाता है। ठीक है, बहुत सी बार टीम को जो चीजें मिलती है वो मिसमैच होते हैं, वो कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होते, डेविएशन नहीं होते, लेकिन हाँ इसकी मदद से कभी कभी आपको कोई दूसरे एरिया में गलती मिल सकती, कोई और प्रॉब्लम मिल सकता है। ऐसा हो सकता है ए का 50 लाख का सेल जानबूझ के बी में डेबिट मार दिया क्योंकि ए ने पैसे दिए थे। तो हमेशा अलर्ट रहिए, ये मिसमैच की वजह से किसी और एरिया की रिस्क, किसी और एरिया का एविडेंस, किसी और एरिया का मिसस्टेटमेंट या डेविएशन मिल सकता है, ये समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये बड़ा आंसर है, आरटीपी में पूछा हुआ है। अब ये एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या होता है, सुन लीजिए। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, ध्यान सुनिए। सैंपलिंग करने के जस्ट पहले, सैंपल सिलेक्ट करके चेक करने के जस्ट पहले हिस्टोरिकल नॉलेज को ध्यान में रखकर, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर हम यह अंदाजा लगाते हैं कि कितना रेट ऑफ डेविएशन हो सकता है।
पॉपुलेशन में कितना रेट ऑफ डेविएशन हो सकता है, पॉपुलेशन में कितनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, इसका अंदाजा लगाते। सैंपलिंग करने के पहले ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे वॉर करने से पहले ही हम अंदाजा लगाते कि वॉर में क्या हो सकता है, वैसे ही सैंपलिंग करने से पहले हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई सैंपलिंग में क्या हो सकता है, कितना आपको पॉपुलेशन में रेट ऑफ डेविएशन मिल सकता है, पॉपुलेशन में कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल सकता है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, या फिर उसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये जो एक्सपेक्टेड है रेट ऑफ डेविएशन या मिसस्टेटमेंट, गाइस ये बड़ा काम की चीज है। सर क्या काम की चीजें थे? सुनिए, सैंपलिंग के पहले हमने अंदाजा लगा लिया कि कितनी तबाही मच सकती है, कितनी बर्बादी हो सकती है, क्या हो सकता है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, लिसन, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने अंदाजा लगाया कि आपको रेट ऑफ डेविएशन मिल सकता है, रेट ऑफ डेविएशन मिल सकता है सपोज। अच्छा, उसकी पहले एक टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट होता है। सुन लीजिए, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कंट्रोल्स रिलायबल है कि नहीं, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कंट्रोल्स आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दे आर रिलायबल और नॉट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। तो हम क्या करते हैं, हम पहले से हमारा पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस देखकर एक टॉलरेबल लेवल निकालते हैं। टॉलरेबल लेवल मतलब मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लेवल। अगर गलतियां इस लेवल तक गई तो भी मैं मान लूंगा सब बराबर है, कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। अगर गलतियां इसके ऊपर जा रही है तो मैं बोलूंगा अनर्थ हो गया, कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव। फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए टॉलरेबल लेवल्स होते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैक्सिमम टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन निकलता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में टॉलरेबल लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट निकलता है। सर इसका क्या काम है, सुनिए सुनिए सुनिए, काम आएगा, ध्यान सुनिए, फटाफट फटाफट। सैंपलिंग करने के जस्ट पहले हम अंदाजा लगाते हैं कितनी गलती हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेट्स। और कितनी गलतियां चलती है, मैक्सिमम कितनी गलतियां चलेगी, उसको टॉलरेबल लेवल होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, हम इसको कंपेयर करते हैं। सैंपलिंग करने के पहले हमने देखा कि यार टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेट ऑफ डेविएशन मतलब 30% विल बी रेट ऑफ डेविएशन, मतलब 100 बार कंट्रोल फॉलो किया जाएगा तो मुझे लगता है 30 टाइम्स गलती, 100 में से 30 बार कंट्रोल फेल होगा, 100 में से 30 बार कंट्रोल फेल होगा, वो मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है। हिस्टोरिकल डेटा देखकर, प्रेजेंट सर्कमस्टेंस देखकर, सब कुछ एनालाइज करके मुझे लगता है रेट ऑफ डेविएशन इज 30%, और जो टॉलरेबल रेट है दैट इज ओनली 20%। टॉलरेबल मतलब इतनी गलती चलती है, इसके ऊपर गया तो कंट्रोल्स बेकार है। अब ध्यान सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज सैंपलिंग शुरू करने से पहले मुझे दिख रहा है, पहले ही मुझे दिख रहा है कि एक्सपेक्टेड गलतियां 30% है और टॉलरेबल 20% है। मुझे दिख रहा है साफ साफ कि यार सैंपलिंग करके मुझे दिखने वाला है कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव, कंट्रोल्स आर बैड। अभी से मुझे दिख रहा है, इसका मतलब मुझे अभी से दिख रहा है कि मैं वॉर हारने वाला हूं, मुझे अभी से दिख रहा है वॉर हारने वाला हूं, तो वॉर क्यों करूं। अभी से मुझे दिख रहा है कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ गलतियां बहुत ज्यादा है और टॉलरेबल बहुत कम है, तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों करूं, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। आई शुड डायरेक्टली जंप टू सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैंने ज्यादा करना चाहिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जब हम सैंपल डिजाइनिंग करते, इंपॉर्टेंट बातें तय करते, उसमें हम एक्सपेक्टेड लेवल्स को टॉलरेबल लेवल से कंपेयर करते। आज ही मुझे दिख रहा है कि कंट्रोल्स फेल होने वाले, वीक है, बर्बाद है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में टाइम वेस्ट क्यों करूं। व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आई शुड डायरेक्टली जंप ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। वैसे ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स में होता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में लिसन गाइस, हमने निकाला एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। हमारे हिसाब से पॉपुलेशन में 70 लाख की गलती हो सकती है, और जो टॉलरेबल लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट है वो है 40 लाख रुपए। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 70 लाख की गलती निकल सकती है, और टॉलरेबल रेट, मैक्सिमम अलाउड लेवल इज हार्डली 40 लाख रुपीज, 40 लाख। मुझे दिख रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है।
मुझे दिख रहा है कि पॉपुलेशन के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्यों सैंपलिंग में टाइम वेस्ट करूं? जब मुझे दिख रहा है कि भर भर के गलतियां मिलने वाली है, क्यों सैंपलिंग में टाइम वेस्ट करूं? डायरेक्ट जाके 100% चेकिंग करता हूं, क्योंकि अगर मुझे गलतियां मिलेगी पॉपुलेशन में तो मैं और गहराई में जाऊंगा, तह तक जाऊंगा। क्यों सैंपलिंग में टाइम वेस्ट करूं? अभी से मुझे दिख रहा है कि बड़ी बड़ी मिस्टेक मिलने वाली है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाते तो हाथ धो के उस एरिया के पीछे पड़ जाते, इन डेप्थ पूरी गलतियां निकाल के लाते। दिख रहा है अभी से कि एक्सपेक्टेड गलतियां बहुत ज्यादा है और टॉलरेबल रेट कम है, क्यों टाइम वेस्ट करूं सैंपलिंग में? मैंने जाके सीधा 100% चेकिंग करनी चाहिए। एग्जाम में बहुत ये जो आंसर है बहुत बड़ा, इसलिए आप देखो क्वेश्चन बैंक के अंदर भी लंबा चौड़ा आंसर है इसका, क्वेश्चन बैंक के अंदर भी लंबा चौड़ा आंसर है और ये काटने को दौड़ सकता है। ठीक है, तो पहले आप इसमें बताएंगे सैंपलिंग मतलब क्या, फिर आप बताएंगे सैंपल डिजाइनिंग में कौन सी बातें तय करते, पॉपुलेशन वाली बातें तय करते, पर्पस वाली बातें तय करते, पार्ट ए एंड बी। फिर आप बताएंगे कि व्हाट डू मीन बाय डेविएशन और मिसस्टेटमेंट, टीम को समझाना जरूरी है, हर मिसमैच डेविएशन या मिसस्टेटमेंट नहीं होता। फिर आप बताएंगे एक्सपेक्टेड रेट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करे या ना करे, अपना समय सब्सटैंटिव प्रोसीजर में लगाए कि ना लगाए। नाउ लिसन गाइस, आई होप इट्स क्लियर। चलिए फटाफट बताइए, इज दिस ऑल क्लियर? 530.05 वाला समझ में आया क्या आपको? ठीक है, देखिए आपको समझना पड़ेगा, सैंपल डिजाइनिंग है तो सैंपल डिजाइनिंग के 3 चार्ट्स है। सैंपल डिजाइनिंग में कौन सी बातें तय करना, दूसरा हर मिसमैच डेविएशन या मिसस्टेटमेंट नहीं होती, और तीसरा एक्सपेक्टेड रेट। 3 चार्ट आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। कमान कमान अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। 530.09 530.09, ठीक है, उसके पहले 530.05 देखिए, मई 18 मॉक टेस्ट पेपर में आया है, नवंबर 18 मॉक टेस्ट पेपर में आया है, मई 19 मॉक में आया है, मई 20 मॉक में आया है। तड़प रहा है एग्जाम में आने के लिए, एकदम तड़प रहा है, और इसमें करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज बहुत आ सकते हैं। फैक्टर्स बताइए कि सैंपल साइज कैसे तय करना, फैक्टर्स बताइए कि सैंपल साइज कैसे तय करना, फैक्टर्स, हमको फैक्टर्स बताइए कि सैंपल साइज कैसे तय करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 530.120 है। आपको जानकर और खुशी होगी कि आपके पास जो फाड़ू चार्ट रिवीजन है, हमने सबकी कॉन्सेप्ट वाइज टैगिंग कर दी है। मतलब अब आप सीधा कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का चार्ट देखना चाहते हैं तो YouTube वीडियो पे हमने टैगिंग कर दी है, बस क्लिक किया सीधा वो कॉन्सेप्ट का चार्ट मिलेगा, क्लिक किया और वो कॉन्सेप्ट का आपको चार्ट मिलेगा। इट इज ट्रेमेंडस गाइज, आपकी पढ़ाई को और भी एफिशिएंट इफेक्टिव बनाएगा। तो पेज नंबर 37 पे आइए, पेज नंबर 37 पे आइए, और वहां पर हम लोग सैंपल साइज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सैंपल साइज के फैक्टर्स बिल्कुल वही होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के और टेस्ट ऑफ डिटेल के, एक याद करो दूसरे में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे पहले एकदम सिंपल सी बात, सैंपल साइज और सैंपलिंग रिस्क इनवर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सैंपलिंग रिस्क कम होती जाती है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए ध्यान से सुनिए। सैंपल साइज इतना बढ़ाना चाहिए कि सैंपलिंग रिस्क काबू में आ जाए, एक्सेप्टेबल लेवल में। अगर सैंपलिंग रिस्क काबू में आ जाएगी तो इसकी वजह से डिटेक्शन रिस्क काबू में आ जाएगी, डिटेक्शन रिस्क काबू में आ जाएगी तो ऑडिट रिस्क काबू में आ जाएगा, विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट आ जाएगा। सैंपलिंग रिस्क अगर काबू में आ गई तो उससे डिटेक्शन रिस्क काबू में आएगी, डिटेक्शन रिस्क काबू आने से आपकी ऑडिट रिस्क काबू में आ जाती है। यह आपको समझ में आएगा। हम लोग जब ऐसे 315 देखेंगे तो टाइप्स ऑफ रिस्क के अंदर चर्चा होती है। अभी समझना बिल्कुल सिंपल है कि सैंपल साइज को इतना रखो कि अल्टीमेटली आपकी जो रिस्क है वो काबू में रहे, बढ़ाते जाओ, रिस्क को काबू में करते जाओ। सैंपल साइज को निकालने के लिए प्रोफेशनल फॉर्मूला भी हो सकता है या फिर जजमेंट भी हो सकता है। देयर कैन बी अ फॉर्मूला, देयर कैन बी अ टेबल, देयर कैन बी अ जजमेंट, लेकिन ये जो कुछ फैक्टर्स है ये आपको बताएंगे कि कब सैंपल साइज को बढ़ाना चाहिए और कब सैंपल साइज को कम करना चाहिए। हमने एक छोटी सी स्टोरी रखी हुई है चुन्नू और मुन्नू की। लेट्स सी गाइस, चुन्नू और मुन्नू की हम लोग स्टोरी देख रहे हैं। चुन्नू ट्रैवल करता है, चुन्नू ट्रैवल करता, ठीक है, बहुत सिंपल स्टोरी है। चुन्नू और मुन्नू को एक ऑडिट करने के लिए भेजा जाता है। चुन्नू बस के अंदर बैठा हुआ है,
बस के अंदर बैठा हुआ है और वो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ता है, कहानी है, और उसको दिखता है कि फ्रॉड्स हुए हैं वेजेस में। अरे फ्रॉड्स मिले वेजेस में, बाप रे, वेजेस में मतलब बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ गया। जब, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है, जब चुन्नू जा रहा था ऑडिट करने के लिए तो इनिशियल स्टेप में उसको पता चला कि वेजेस के अंदर फ्रॉड्स है, वेजेस के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ गया। अगर किसी भी एरिया का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाता है तो उस एरिया में चेकिंग ज्यादा करनी चाहिए, सैंपल साइज को बढ़ा दो। फिर मुन्नू का फोन आता है, अभी वो बस में ही बैठा हुआ है, इमेजिन करिए स्टोरी, मुन्नू का फोन आता है, मुन्नू बोलता है अरे मैं आने वाला था लेकिन अब मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहा हूं, मैं नहीं आने वाला। अब मुन्नू नहीं आएगा, मुन्नू आकर कुछ चेकिंग करने वाला था, प्रोसीजर लगाने वाला था, मुन्नू नहीं आ रहा, वो जो प्रोसीजर लगाने वाला था वो प्रोसीजर नहीं लगाई जाएगी, मतलब अब पूरा प्रेशर आ गया है चुन्नू पे, चुन्नू को अपनी प्रोसीजर को और अच्छे से लगाना पड़ेगा, उसको एविडेंस नहीं मिलने वाला मुन्नू वाली प्रोसीजर से, उसको अपना काम और अच्छा करना पड़ेगा और एविडेंस निकालना पड़ेगा, वापस सैंपल साइज बढ़ा दो। ठीक है, तो चुन्नू बस में है, इससे कनेक्टेड 2 पॉइंट हो गए। चुन्नू कंपनी के साइट पे पहुंच रहा है, ट्रैवल में 2 पॉइंट हो गए कि रिस्क बढ़ रही है, सैंपल साइज बढ़ा दो, अदर ऑडिट प्रोसीजर कम हो रही है, उस पर जिम्मेदारी बढ़ गई, सैंपल साइज बढ़ा दो। साइट पे जाने के बाद वो अकाउंट्स ऑफिसर से मिलता है और कुछ ट्रांजैक्शन चेक करना शुरू करता है। ठीक है, कुछ इनिशियली ये होता है, पास्ट को देखकर, प्रेजेंट को देखकर, कुछ चीजों को चेक करके अंदाजा लगाता है एक्सपेक्टेड, कुछ चीजें चेक करके उसको लगता है हालत बहुत खराब है, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट। चुन्नू घबरा जाता है कि यार हालत तो पहले से भी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे लगता है एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा होंगे। जब ऐसा लगे कि बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती है, जैसे इंक्रीज इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एरिया और सेंसिटिव बन गया, ज्यादा चेक करना चाहिए, सैंपल साइज बढ़ा दो। बच्चों के मन में डाउट आता है, सर आरएमएम और एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट में क्या फर्क है? इनिशियल स्टेज पे सिर्फ जानकारियों को देखकर अंदाजा लगाना क्या गलतियां हो सकती है, इट इज आरएमएम। सब कुछ करने के बाद सैंपलिंग के जस्ट पहले सारी चेकिंग, छोटी मोटी चेकिंग करने के सैंपलिंग के जस्ट पहले हम लोग 2 अंदाजा लगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। एक्सपेक्टेड लेवल्स काफी बेहतर, ज्यादा जानकारी थोड़ी चेकिंग वेकिंग करने के बाद होता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनिशियल स्टेज पे निकलता है और एक्सपेक्टेड लेवल सैंपलिंग के जस्ट पहले निकलता है। अगर उसको लगता है कि एक्सपेक्टेड लेवल्स बढ़ गए, ज्यादा गलती हो सकती है, सैंपल साइज बढ़ा दो। फिर अकाउंट्स ऑफिसर बोलता है स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। स्ट्रैटिफाई करना मतलब बांटना, कितने लोग अनस्किल्ड थे, कितने लोग स्किल्ड थे, कितने सेमी स्किल्ड थे, बांटना। स्ट्रैटिफिकेशन नहीं अगर होगा, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो ऑडिटर के मन में डाउट रहेगा, अरे वो अनस्किल्ड वाले आ गए ना, सेमी स्किल्ड वाले आ गए ना, अनस्किल्ड वाले आ गए ना, सेमी स्किल्ड वाले आ गए ना, स्किल्ड वाले आ गए ना, मन में डर लग रहा है, मन में डर लग रहा है। ठीक है, मन में डर लग रहा है भाई कि भाई साहब कि सभी तरह के आइटम सिलेक्ट होंगे कि नहीं। स्ट्रैटिफिकेशन नहीं करोगे तो मन में डर लगता है सभी आइटम्स आएंगे कि नहीं आएंगे, सैंपल साइज बढ़ा देना पड़ेगा। देखो क्विकली आपको फिर से बता रहा हूं फैक्टर्स, सुनिए। चुन्नू कंपनी के साइट पे पहुंच रहा है, 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के समझा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ रहा है, सैंपल साइज बढ़ा दो। मुन्नो नहीं आ रहा, डिक्रीज इन अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, सैंपल साइज बढ़ा दो। अकाउंट्स ऑफिसर को मिला, थोड़ी चीजें देखी, चेक की, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट का लेवल बढ़ गया, बहुत गलतियां हो सकती है, सैंपल साइज बढ़ा दो। वो बोलता है स्ट्रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सैंपल साइज बढ़ा दो। सीनियर का फोन आता है, तुम ही बाकी थे जीवन में। अरे तुम ही बाकी थे जीवन में, क्या बोल रहा है सीनियर, क्या बोल रहा है? अरे मेरे को हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए, और अश्योरेंस मतलब अभी तक के 90% लेवल ऑफ अश्योरेंस था, 90 का 95 कर दो, 95 का 99 कर दो, लेवल ऑफ अश्योरेंस को बढ़ा दो। अगर हम लेवल ऑफ अश्योरेंस को बढ़ा देंगे, अगर हम लोग लेवल ऑफ अश्योरेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है, लेवल ऑफ अश्योरेंस को बढ़ा देंगे तो भाई साहब ज्यादा अश्योरेंस चाहिए तुमको भैया, 95 99% लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए। इतना अश्योरेंस कहां से लेके आओ? सैंपल साइज को फिर बढ़ा दो,
सैंपल साइज को आप फिर बढ़ा दो, फिर फोन करता है, मिसस्टेटमेंट को सीरियसली लो, मतलब टॉलरेबल लेवल, पहले 20 लाख का टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट था, 20 लाख का भी इन्होंने कर दिया 5 लाख। अरे यार पहले 20 लाख तक की गलतियां चलती थी, अब सिर्फ 5 लाख तक की गलतियां चल रही है, एरिया और सेंसिटिव हो गया, और अलर्ट रहना पड़ेगा, सैंपल साइज बढ़ा दो। सभी इसको इस तरीके से ड्राफ्ट किया है कि सैंपल साइज बढ़ा दो मिलता है। फाइनली हमको पता चलता है कि पहले इनके पास में 1500 पहले इनके पास 2000 लेबर थे, अब इनके पास 5000 लेबर हो गए। अगर पॉपुलेशन बढ़ भी जाती है तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज इतना शानदार है, उम्दा है, ठीक है। निग्लिजिबल इफेक्ट, जितनी चीजें तुमने सिलेक्ट की थी, जितनी चीजें तुमने सिलेक्ट की थी, सपोज मैंने बोला कि पहले 2000 लेबर थे, अब 5000 हो गए, 2000 से 5000 हो गए। 2000 के लिए तुमने जितनी चीजें सिलेक्ट की थी, लगभग उतनी सिलेक्ट करके तुम 5000 के बारे में भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। उतनी ही मेहनत अगर आपने पहले 300 लेबर सिलेक्ट करके 2000 के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ किया था, लगभग 300 सिलेक्ट करके 5000 के बारे में तुम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। निग्लिजिबल इफेक्ट होता है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आएगा। पॉपुलेशन का साइज बढ़ने से कोई खास असर नहीं पड़ता, सैंपल साइज पे निग्लिजिबल इफेक्ट रहता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टेस्ट ऑफ डिटेल्स के पॉइंट लगभग सेम है, कॉपी पेस्ट सेम, एक याद रखो, 2 जगह लिख कर आओ। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर तुम्हारे दिमाग में। 2 बातें साइट तक पहुंचने के लिए, 2 बातें अकाउंट्स ऑफिसर की, 2 बातें सीनियर की, और फाइनली एक बात है आपके, ठीक है, फाइनली आपकी एक बात है पॉपुलेशन साइज की, ठीक है। कम ऑन गाइस, क्लियर है? मुझे बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। May 18 मॉक, नवंबर 18 मॉक, May 19 मॉक, May 20 मॉक में आया हुआ है। फैक्टर्स बार बार पूछ रहे हैं, फैक्टर्स बार बार फैक्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं, सैंपलिंग रिस्क के बारे में पूछ रहे हैं। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। 30.05 के बाद 530.09, 530.09, ठीक है, 530.09। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के एडवांटेज बताइए, एडवांटेज बताइए, एडवांटेज बताइए, एडवांटेज बताइए। स्टडी मटेरियल 17, स्टडी मटेरियल 20, नवंबर 20 मार्क्स, स्टडी मटेरियल 21, न्यू कोर्स में आने के लिए तड़प रहा है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के एडवांटेज बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 530.160 है, कॉन्सेप्ट नंबर 530.160 फाड़ू के पेज नंबर 38 पे, हम लोग फाड़ू के पेज नंबर 38 पे, पेज नंबर 38 पे अगर आप आएंगे तो यहां पर क्या बेनिफिट है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के? लार्ज पावरफुल एंड मोर, लार्ज पावरफुल एंड मोर, एल स्टैंड फॉर लार्ज मास ऑफ डेटा। ध्यान दीजिए, अगर बहुत बड़े लेवल का डेटा है, अगर बहुत बड़े लेवल का डेटा है, बहुत बड़े, अगर बहुत बड़े लेवल का डेटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस डेटा, बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, उसमें तो अगर आप 100% चेकिंग करने जाओगे तो बहुत ज्यादा ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ह्यूमन एरर्स हो जाएंगे, और आपका कंक्लूजन अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा, पुअर क्वालिटी का होगा। इनफैक्ट सैंपलिंग करो, भले ही थोड़े आइटम चेक कर रहे हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ चेकिंग इतनी ज्यादा होगी कि आप एक अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। लार्ज मास ऑफ डेटा में तो 100% चेकिंग से भी बेहतर आपको सैंपलिंग का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लार्ज मास ऑफ डेटा में ह्यूमन, अगर आप 100% चेकिंग करोगे तो ह्यूमन एरर्स बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां पे तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज मच बेटर। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की और खासियत क्या है? प्रोपोर्शनेट। भले ही पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाए, सैंपल साइज प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ता, उसमें निग्लिजिबल चेंज होता है, बहुत छोटा सा चेंज होता है। हो सकता है पॉपुलेशन 3000 यूनिट से बढ़ जाए, लेकिन आपका सैंपल 2-5 यूनिट से बढ़ता है, तो बहुत अच्छी बात यह है, इवन इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, सैंपल साइज उतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ता है, मतलब आप कम मेहनत में ज्यादा चेकिंग कर पाओगे, एफिशिएंटली चेकिंग कर पाओगे। लार्ज, पावरफुल एंड मोर, एम स्टैंड फॉर मिनिमम। इतना प्यारा है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कि आपको फॉर्मूला दे देता है सैंपल, मिनिमम सैंपल साइज कितना होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। आप सिर्फ बता दो आप कितनी रिस्क लेने को तैयार हो, आपको मिनिमम सैंपल साइज हम खुद कंप्यूट करके दे देंगे। स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड, साइंटिफिक है, बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव।
स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ऑब्जेक्टिव है, अनबायस्ड है, साइंटिफिक है, डिफेंसिबल है, हिस्ट्री है, इतिहास है, लॉजिक है, थ्योरी है इसकी पूरी की पूरी, आप इस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो। कैलकुलेट रिस्क, उल्टा करना है आपको, आपको सिर्फ एक कैलकुलेटेड रिस्क उठानी है। आप बताओ, कैलकुलेटेड रिस्क निकालनी है, ठीक है। अच्छा, आप अलग अलग सैंपल साइज में रिस्क कितनी होगी आपको मिल जाएगी, ताकि आप आसानी से तय कर सको कि आपको कितना सैंपल साइज रखना है। बोले बहुत बढ़िया। लार्ज पॉपुलेशन में 100% इनको बीट कर देगा स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन एफर्ट्स नहीं होते हैं, मिनिमम सैंपल साइज कभी भी निकाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव और डिफेंसिबल है, और रिस्क आपको पता चल जाता है अलग अलग सैंपल साइज पे कितनी रिस्क है, ताकि आप केयरफुली तय कर सको कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए। कम ऑन गाइस, जोश को बताइए, इज ऑल फाइन? फटाफट फटाफट मैं आगे जान रहा हूं, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? फटाफट बताइए, आर यू विथ मी गाइज? नाउ देखिए, मेरा जोश कई गुना ज्यादा है, ऐसा मेरे को महसूस होता है, ठीक है। बच्चों का जोश धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन हमारा जोश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 530.10 पे आइए, ध्यान दीजिए, ये May 21 आरटीपी में पूछा हुआ है, May 21 आरटीपी में पूछा हुआ है। 530.10 ऑडिटर सैंपलिंग क्यों यूज करते? एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, इन मोस्ट सर्कमस्टेंस द एविडेंस अवेलेबल इज नॉट कंक्लूसिव, ऑलवेज टेक्स अ कैलकुलेटेड रिस्क इन गिविंग ओपिनियन। कुछ कुछ बातें की है और आखिरी में अल्टीमेटली पूछा है, आखिरी में अल्टीमेटली बोल रहा है। आजकल जो प्रैग्मेटिक ऑडिटर्स है, मतलब जो प्रैक्टिकल ऑडिटर्स है, ठीक है, वो लोग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के तरफ मूव कर रहे हैं। कमेंट करो उस पर। लोग 100% चेकिंग से दूर भाग रहे हैं, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की तरफ जा रहे हैं। इस पे अपने विचार प्रकट करो। सुनिए, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल के अंदर एक हल्की सी चर्चा है, डिस्कशन है, ठीक है, कि लोग अब 100% चेकिंग से सैंपलिंग की तरफ जा रहे हैं। वो एक आध दो लाइन में लिखा हुआ है, अब उससे कनेक्ट जो दोनों पैराग्राफ है पूरे ले लिए। हमारा इस पे चार्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 320, कॉन्सेप्ट नंबर 320 फाड़ू पेज नंबर 39, कॉन्सेप्ट नंबर 320 पेज नंबर 39, फाड़ू के पेज नंबर 39 पे अगर आप आएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा इफेक्ट ऑफ सैंपलिंग ऑन ऑडिट। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ सैंपलिंग ऑडिट। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एफर्ट्स ऑफ आईसीसी करके शॉर्टकट बनाया हमने, एफर्ट्स ऑफ आईसीसी, ई फॉर एफर्ट्स। ऑडिटर्स ने ये रियलाइज किया कि आप कितने भी एफर्ट्स लगाओ, 100% एफर्ट्स लगाओ, कितनी भी ताकत लगा दो, कितनी भी मेहनत कर दो, हमेशा ऑडिट के अंदर कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क रहेगी, हमेशा ओपिनियन गलत होने के चांसेस बने रहेंगे। आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी चेकिंग करो, 100% चेकिंग भी करोगे, जब आपको पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क रहेगी, तो आप एक काम करिए ना, आप कैलकुलेटेड, लिमिटेड, ध्यान देकर सैंपलिंग रिस्क को उठाइए। आपको पता है थोड़ी रिस्क तो रहनी है, तो सैंपलिंग रिस्क उठा लो, सोच समझ के कैलकुलेट करके थोड़ी सी सैंपलिंग रिस्क उठा लो और सैंपलिंग कॉन्सेप्ट को लेकर चलो। इससे आप कम एफर्ट्स में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स, ज्यादा अच्छा ओपिनियन, ज्यादा अच्छे कंक्लूजन्स आप बना पाएंगे। तो पहले लॉजिक समझाओ। प्रैग्मेटिक ऑडिटर्स, प्रैक्टिकल लाइफ वाले ऑडिटर्स ने अल्टीमेटली ये एनालाइज किया, ये देखा कि एफर्ट्स कितने भी लगाओ, थोड़ी ऑडिट रिस्क तो लेनी है, तो क्यों ना सैंपलिंग रिस्क को ले लो, उतनी रिस्क लेकर चलो। बहुत बढ़िया। फिर बदलते जमाने के साथ, यस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का बहुत इंपैक्ट पड़ता है पूरे ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर और सैंपल साइज के ऊपर। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, बहुत अच्छे से डिजाइंड है, इंप्लीमेंटेड, डिजाइनिंग बराबर है, इंप्लीमेंटेशन अच्छा है, मेंटेन्ड बराबर है, इफ आंसर इज यस, तो फिर चीजें गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंट्रोल स्ट्रांग हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाता है, हमको कम सैंपल साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कंट्रोल्स वीक है तो रिस्क बढ़ जाती है, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, हमको कंट्रोल ज्यादा करना पड़ेगा। देखो उस पैराग्राफ की बातें समझाइए। जो प्रैक्टिकल ऑडिटर्स है, जो इंटेलिजेंट ऑडिटर्स है, उन्होंने ये एनालाइज किया
एफर्ट्स कितने ही बदलाव, रिस्क रहेगी तो सैंपलिंग रिस्क उठा लो। उन्होंने एनालाइज किया, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होते तो सैंपल साइज कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। फिर सी फॉर, उन्होंने एनालाइज किया, हर जगह सैंपलिंग नहीं लगा सकते, ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी कि अनदर अप्रोच इज नेसेसरी। जैसे अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है, हम उसमें चांसेस नहीं लेना चाहते, हम उसमें कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, तो ऐसे एरियाज में हम लोग 100% चेकिंग करेंगे। प्रैक्टिकल ऑडिटर्स का यह भी मैसेज था, कुछ एरियाज में, हाई रिस्क एरियाज में सैंपलिंग नहीं करेंगे, हम लोग 100% चेकिंग करेंगे। फिर उनका और एक कहना था, कभी कभी दूसरी अप्रोच टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम और एफर्ट्स लगते। सर ऐसे कैसे? एक एक डेप्रिसिएशन चेक करने से अच्छा डेप्रिसिएशन का तुम सॉफ्टवेयर ले लो, डेप्रिसिएशन का सॉफ्टवेयर ले लो, सारे फिक्स एसेट उसके अंदर डाल दो, फिक्स एसेट रजिस्टर को अपलोड कर दो, विद इन फ्यू मिनट्स पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। कभी कभी इनका कहना है 100% चेकिंग इज मोर इफेक्टिव, टाइम एंड कॉस्ट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। और प्रैग्मेटिक ऑडिटर्स का कहना है सी कैनॉट गिव कंप्लीट रिलायबिलिटी, कितना भी कर लो सैंपलिंग आपको 100% एक्यूरेसी से बात नहीं कर पाएगा, वो एक एस्टिमेशन प्रोसेस है, अपने आप में वो अंदाजा है, ठीक है, अंदाजा है। हमेशा सैंपलिंग रिस्क रहेगी, सैंपलिंग एरर रहेगा, लेकिन आपने रखना चाहिए उसको काबू में। जैसे 2% तक चलता है, 2% चीजें कम ज्यादा होगी, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो प्रैग्मेटिक ऑडिटर्स, मॉडर्न ऑडिटर्स, नए जमाने के ऑडिटर्स क्या बोल रहे हैं? एफर्ट्स ऑफ आईसीसी क्या बोल रहे हैं? कितने भी एफर्ट्स लगाओ, रिस्क रहनी है, सैंपलिंग रिस्क ले लो। कंट्रोल्स का इफेक्ट रहेगा हमेशा सैंपल साइज पे, कम या ज्यादा। सर्टन सर्कमस्टांसेस में 100% चेकिंग बेहतर होती है, और कितना भी कुछ कर लो, जीरो नहीं कर पाओगे तुम रिस्क को। देखो ये एग्जाम में आने के चांसेस है 530.10, 530.10 व्हाई ऑडिटर यूजेस सैंपलिंग। May 21 आरटीपी का है। प्रैग्मेटिक ऑडिटर्स क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न जमाने के ऑडिटर्स क्या बोल रहे हैं, वो समझाना है। मॉडर्न जमाने के ऑडिटर्स एफर्ट्स ऑफ आईसीसी के बारे में सोच रहे हैं। ओके गाइज, आगे आइए, कम ऑन, जोश को बना के रखिए। नाउ इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग गाइज। उसकी पहले 530.16 नंबर क्वेश्चन है, 530.16 May 21 आरटीपी में आया है, May 21 आरटीपी में आया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या। May 21 आरटीपी में आया है। देखिए सबसे पहले स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन में आप बताइए ना, पॉपुलेशन को स्टडी करते, एनालाइज करते, उसके कैरेक्टरिस्टिक समझते, समझने के बाद में तय करते कि पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना कि नहीं। जब पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाता है डिपेंडिंग ऑन अ क्राइटेरिया, अमाउंट कैन बी द क्राइटेरिया, कि भाई अमाउंट के हिसाब से हाई वैल्यू बिल्स, मिड वैल्यू बिल्स, लो वैल्यू बिल्स, उसके हिसाब से बांट सकते, अमाउंट के हिसाब से हम लोग चीजों को बांट सकते, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ एरिया के बेसिस पे हम चीजों को बांट सकते, प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग चीजों को बांट सकते। जब पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाता है किसी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड, क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड, उसको बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। व्हाट डू मीन बाय टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, व्हाट डू मीन बाय टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, व्हाट डू मीन बाय टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या होता है, सुनिए ध्यान से, ठीक है। ऑडिटर को कंक्लूड करना पड़ता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कि पॉपुलेशन के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, इसलिए वो क्या करता है, एक टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को डिटरमाइन करता है, पता लगाता है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब मैक्सिमम अलाउड मिसस्टेटमेंट, इतनी मिसस्टेटमेंट रही तो भी हम मानेंगे। इफ मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट एक्सीडिंग दिस लिमिट, वी विल से दैट if misstatements are not exceeding this limit, अगर ये लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे, if they are not crossing this limit, we will say that there are no material misstatement, ये मैक्सिमम अलाउड है। जब तक गलतियां इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक सब ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसको क्रॉस नहीं करेंगे तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। आप पूरे लॉजिक के साथ
लक्ष्मण रेखा इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। सर बोल रहे लक्ष्मण रेखा, बिल्कुल सही। आप लॉजिक के साथ बताइए। वैसे ही आप बताइए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर हमको बताना है कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिव है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग एक हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर एक मैक्सिमम अलाउड रेट ऑफ डेविएशन हम लोग निकालते हैं। जब तक डेविएशंस इस रेट को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक सब सही है, कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। इसको क्रॉस कर दिया मतलब कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। तो आप बताइए लॉजिक, हमको दोनों में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ ड्रिल में क्या करना पड़ता है, और ये डिक्लेरेशन करने के लिए हमको एक लिमिट चाहिए। ये लिमिट तक चीजें हैं मतलब सब बराबर है, इससे ऊपर गई मतलब चीजें गलत होगी। ये समझाइए तो आप बहुत अच्छे समझा पाएंगे। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट डू मीन बाय टॉलरेबल मैक्सिमम अलाउड मिसस्टेटमेंट, व्हाट डू मीन बाय टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, मतलब मैक्सिमम अलाउड रेट ऑफ डेविएशन। और लक्ष्मण रेखा सर ने एकदम सही नाम दिया है, बहुत जोरदार नाम दिया है। नाउ 530.16 हमारा हुआ, ठीक है। 530.17, चलिए गाइज 2-3 क्वेश्चन बाकी है, हो सकता है हम टारगेट से जल्दी हो जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 530.17 नवंबर 18 मॉक में आया है, आज तक पूछा नहीं गया। उसके बाद नवंबर 18 मॉक में इवैल्यूएट, ऑडिटर को इवैल्यूएट करने पड़ते रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग करने के बाद में उसको रिजल्ट्स को स्टडी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। एनालाइज एंड एक्सप्लेन, बहुत टेक्निकल बातें लिखी हुई है। चार्ट आपके लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकता है। 530.260 पेज नंबर 39 पे आइए। 530.260 पेज देखिए, यहां पर आइए, मैंने कुछ बातें लिखी है, आपको काम आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। देखिए अलग अलग लेवल्स होते हैं, एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले सैंपलिंग के जस्ट पहले हम अंदाजा लगाते हैं कितनी गलती हो सकती है, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रेट ऑफ डेविएशन बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड लेवल निकालते। फिर हम लोग आखिरी में, फिर उसके बाद में पॉपुलेशन में मैक्सिमम कितनी गलतियां अलाउड है, कितना प्रॉब्लम हो सकता है, उसको बोलते हैं टॉलरेबल लेवल। तो पहले निकालते एक्सपेक्टेड लेवल, फिर निकालते टॉलरेबल लेवल। अब सैंपलिंग करके हमको फाइनली मिलता है प्रोजेक्टेड लेवल, कि भाई बताइए सैंपलिंग करके क्या लग रहा है कितनी गलतियां पॉपुलेशन में होगी। सैंपलिंग के पहले जो अंदाजा लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लेवल। सैंपलिंग करके अंदाजा लगाते हैं कि कितनी गलतियां होगी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड लेवल। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। लेट्स सी, देखिए मैं जो मार्क कर रहा हूं उसको देखते जाइए आप, सुनिए। सपोज हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एक्सपेक्टेड लेवल हमारा अंदाजा है कि 20% रेट ऑफ डेविएशन हो सकता है, मतलब 100 में से 20 बार कंट्रोल फेल हो सकते हैं। 20% इज द रेट ऑफ डेविएशन। और पास्ट और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देख के लगता है 30% रेट ऑफ डेविएशन चलेगा। उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कंट्रोल्स है, 4 कंट्रोल्स है। तो यहां पे 30% रेट ऑफ टॉलरेबल रेट है। 30% भी अगर रेट गलतियां रहती है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मान लेंगे कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंदाजा 20% है और मैक्सिमम अलाउड 30% है। सिचुएशन नंबर 1, अरे 10% आया, वाह 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 वाह। हमने चेकिंग करके अंदाजा लगाया कि 10% इज द रेट ऑफ डेविएशन, मतलब सिर्फ 10% चांस है, 100 में से 10 बार गलतियां होगी, 100 में से सिर्फ 10 बार गलतियां होगी, 10% है गलती होने का चांसेस, कंट्रोल फेल होने का चांसेस। अरे वाह, हम तो 20 सोच रहे थे और टॉलरेबल तो 30 है और निकला सिर्फ 10। एक्चुअल रेट ऑफ, प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन सिर्फ 10% निकला। सुनिए, हम 10% निकला, हम पूरे कॉन्फिडेंस से, हमारे पास रीजनेबल बेसिस है। रीजनेबल बेसिस होना मतलब हमारे पास में बहुत अच्छा हाई क्वालिटी रिलायबल एविडेंस और एनालिसिस है। हम सैंपलिंग करके हमारे पास में हाई क्वालिटी एविडेंस है, रीजनेबल बेसिस है, ये डिक्लेयर करने के लिए
कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, रीजनेबल बेसिस है, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, ये आखिरी स्टेज है, इसको बोलते हैं इवैल्यूएट करना, इसको बोलते हैं सैंपलिंग रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना, स्टडी करना। अगर हमारा प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन एक्सपेक्टेशन से भी कम है, टॉलरेबल लेवल से भी कम है, तो हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लॉजिकल एविडेंस है ये बोलने के लिए कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, कंट्रोल्स आर रिलायबल, कंट्रोल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, रीजनेबल बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन मैं पहले ये तीसरा वाला सिचुएशन ले रहा हूं। नेक्स्ट सिचुएशन, अगर आपका प्रोजेक्टेड रेट निकलता है 35%, अरे बाप रे, 100 में से 35 बार कंट्रोल फेल हो जाएंगे। अरे यार, उम्मीद तो 20% की थी, टॉलरेबल तो 30 था, 35 निकला, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इज 35%, प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इज 35%। यार ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा गलतियां है, यार ये तो मेरे टॉलरेबल लेवल से भी ज्यादा गलतियां, ये तो बहुत ही ज्यादा गलतियां हो गई। अब वापस पूरे कॉन्फिडेंस से मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लॉजिकल एविडेंस है ये बोलने के लिए कि कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। वापस रीजनेबल बेसिस, जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, इनफ एविडेंस होता है, कॉन्फिडेंट रिजल्ट्स होते हैं, हम उसको रीजनेबल बेसिस, मेरे पास में इनफ एविडेंस है, इनफ लॉजिक है, इनफ एनालिसिस है ये बोलने के लिए कि कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव, दे आर नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली। अब दोनों के बीच में की सिचुएशन हो सकती है, दोनों के बीच में उम्मीद थी 20% गलती होंगी, टॉलरेबल 30 है, दोनों के बीच में आ गया 25, दोनों के बीच में आ गया 25%, अरे यार दोनों के बीच में 25%। नाउ लिसन गाइस, 25%। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है, एक्सपेक्टेड 20% थी, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गलती है लेकिन टॉलरेबल से कम है, जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा है लेकिन टॉलरेबल से कम है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, अरे मेरा नॉलेज, मेरा डेटा, मेरा अंडरस्टैंडिंग कहीं पर गलत हो रहा है, क्योंकि मैं तो 20 सोच रहा था, गलती निकली 25। ये बीच में फंस जाना, एक्सपेक्टेड से ज्यादा गलतियां होना और टॉलरेबल से कम होना, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, ये भयंकर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। मैनेजमेंट को बुलाएंगे, इतनी गलतियां क्यों हो रही, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। ठीक है, यहां पे स्टैंडर्ड बोलता है, अज्यूम कर लो, मान लो कि कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव, कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव, दे आर नॉट रिलायबल, जब तक आपको और चेकिंग करके एविडेंस नहीं मिल जाता कंट्रोल्स को सही प्रूव करने के लिए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, मान लो कि कंट्रोल्स बेकार है। अब ऑडिटर मैनेजमेंट के पास जाकर पूछताछ करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, रीसैंपलिंग करेगा, बड़ा सैंपल सिलेक्ट करेगा, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, नेचर ऑफ चेकिंग को बढ़ाएगा, टाइमिंग को बढ़ाएगा, एक्सटेंट को बढ़ाएगा, मॉडिफाई करेगा। अगर उसके पास में सबूत मिल गया रीसैंपलिंग करके, रीटेस्टिंग करके कि कंट्रोल्स अच्छे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम अजम्पशन तो लेकर बैठे ही थे, कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव। तो अगर दोनों के बीच में फंसता है तो कंफ्यूजन की स्टेट है, और स्टैंडर्ड बोलता है कॉन्जर्वेटिव, चलो मान लो चीजें गलत है, जब तक रीसैंपलिंग करके फिर से ऑडिट प्रोसीजर लगाकर, ज्यादा एविडेंस लगाकर आप ये प्रूव नहीं कर देते कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, कंट्रोल्स आर गुड, कंट्रोल्स आर प्रॉपर। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर। लेट्स फ्रीज गाइस, ध्यान देंगे। सैंपलिंग में जो आखिरी स्टेप होता है उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, एग्जामिनिंग द रिजल्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते एक्सपेक्टेड लेवल क्या थे, फिर हम लिखते टॉलरेबल लेवल क्या थे, फिर हम देखते प्रोजेक्टेड लेवल क्या आया। अगर प्रोजेक्टेड बहुत कम आया तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते सब सही है, अगर बहुत गलत आया, प्रोजेक्ट टॉलरेबल से भी ज्यादा, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते चीजें गलत है। बीच में आया तो कंफ्यूजन वाली स्टेज है, हम अज्यूम कर रहे चीजें गलत है। जब तक हम वापस रीसैंपलिंग, फिर से ऑडिट प्रोसीजर लगाकर एविडेंस लेकर हम ये प्रूव नहीं कर देते कि चीजें बराबर है कि नहीं। ये मैंने पहले आपको समझाया टेस्ट ऑफ कंट्रोल के एंगल से, आप इसके बेसिस पे पूरा आंसर लिख दो, सफिशिएंट है।
टेस्ट ऑफ डिटेल में भी सेम चीज करते हैं। हमारा टॉलरेबल लेवल था 20 लाख, सॉरी एक्सपेक्टेड गलती थी 20 लाख, टॉलरेबल है 30 लाख। अगर मेरा प्रोजेक्टेड गलती 10 लाख, अरे वाह प्रोजेक्टेड तो बहुत ही कम निकला, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर प्रोजेक्टेड लेवल निकला 35 लाख, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस पार है तो भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते, उस पार है तो भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते। दोनों के बीच में फंस गए तो हम बोलेंगे वी आर इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। हम कंजर्वेटिव चलेंगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऐसा मानकर चलेंगे, जब तक रीसैम्पलिंग करके फिर से बड़ा सैंपल साइज लेके ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लेकर हमारे पास में और एविडेंस नहीं मिल जाता ये प्रूव करने के लिए कि भाई टेस्ट ऑफ डिटेल्स में चीजें बराबर है कि नहीं। जो बीच में की स्टेज है उसको हम बोलते हैं वेरी हाई सैंपलिंग रिस्क। जो बीच में की स्टेज है उसको बोलते हैं वेरी हाई सैंपलिंग रिस्क। हम कंफ्यूजन की स्टेट में है, सैंपलिंग रिस्क के स्टेज में है, ठीक है। हो सकता है हमको चीजें बराबर लग रही हो लेकिन रियलिटी में बराबर ना हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है, बड़ा सैंपल, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर, ज्यादा मेहनत, ज्यादा एविडेंस लेकर ही आप सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। आई होप आपको एक समझ में आया। ये कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, ऐसे 530 का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है जिसको मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरीके से, ठीक है, 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती है। और आगे सुन लो, ठीक है, क्विकली सुन लो, आगे ध्यान देंगे आप। आई होप मुझे आप लोगों को पता होगा व्हाट डू मीन बाय एनोमली। चेकिंग करते वक्त अगर कोई गलती मिलती है और जो हमको लगता है कि वो रिपीटेटिव नेचर की नहीं है, पॉपुलेशन में बार बार नहीं आई होगी, उसको बोलते हैं एनोमली। उसको एनोमली बोलते हैं कि हमको पता है कि ये गलती बार बार नहीं आने वाली। पैंडेमिक में हमने टेम्परेरी स्टाफ को लगाया था 2 हफ्ते के लिए, उसने गलती की थी। पूरे साल भर में ऐसा एक ही बार हुआ, हमको पता है कि ये बार बार नहीं होने वाला क्योंकि टेम्परेरी स्टाफ पूरे साल भर में बाकी टाइम था ही नहीं। तो सुनिए, प्रोजेक्शंस करते वक्त एनोमली का इफेक्ट एक्सक्लूड किया जाता है। वो नॉन रिकरिंग नेचर की, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन बार बार रिपीट नहीं होने वाला, इसलिए उसको छोड़कर, उसको एक्सक्लूड करके फिर प्रोजेक्शंस किए जाते हैं। एनोमलस मिसस्टेटमेंट को बाहर करके प्रोजेक्शंस किए जाते हैं। अब ध्यान सुनिए, प्रोजेक्शन करते वक्त तो एनोमली को छोड़ दिया था, अगर आखिरी तक एनोमली को रेक्टिफाई नहीं किया कंपनी के लोगों ने, आखिरी तक उसको रेक्टिफाई नहीं किया, ठीक है, अगर आखिरी तक चीजों को रेक्टिफाई नहीं किया गया, तो सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोजेक्टेड लेवल्स के साथ में एनोमली को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? गलती तो है ना, गलती तो है। अगर आखिरी तक अगर आप चीजों को रेक्टिफाई नहीं करोगे, एनोमली को रेक्टिफाई नहीं करोगे, तो आखिरी स्टेज पे आपको प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमली को ऐड करना पड़ेगा। अगर ये टॉलरेबल लेवल के नजदीक जा रहे हैं या उसको क्रॉस कर रहे हैं, फिर से कंफ्यूजन की स्थिति है। अरे यार, ये तो कंफ्यूजन की स्थिति है, इसको बोलते हैं हाई सैंपलिंग रिस्क है यहां पे, क्योंकि ऐड करने के बाद तो बहुत क्लोज जा रहा है। वापस कंफ्यूजन की स्थिति है, वापस हमको मैनेजमेंट से पूछताछ करके, रीसैम्पलिंग करके, बड़ा सैम्पलिंग करके, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाकर, ज्यादा एविडेंस ले करके हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप आपके दिमाग में गया। इट इज कंसिडर्ड कॉम्प्लिकेटेड, और लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं है, और इनके, ठीक है, मॉक पेपर में आया हुआ है तो कभी भी उतर सकता है। इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ सैम्पलिंग बोलते। देखिए, मुझे पता है कि बच्चे कौन सी चीजें छोड़ सकते हैं, इसलिए पकड़ पकड़ के अपन ने उसको चुना है। कम ऑन गाइस, ठीक है, आखिरी के 2 क्वेश्चन, कम ऑन, आखिरी के 2 क्वेश्चन। चलिए, आज का टारगेट पूरा हो रहा है। मैंने गूगल शीट में आपका होमवर्क भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। 530.19 now stratified sampling and value weighted sampling, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, नवंबर 19 मॉक, नवंबर 21 आरटीपी, नवंबर 19 मॉक, नवंबर 21 आरटीपी। वो पूछ रहे यूज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग, यूज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग। पहले पूरी कहानी बोलिए, कुछ काम की नहीं है। स्ट्रैटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग क्या होता है वो पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए, आप आइए,
कॉन्सेप्ट नंबर 530.300 530.300 दो चीज़ों के बारे में बात करना है. व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट डू मीन बाय वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग. फटाफट, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटिफिकेशन. जब पूरे पॉपुलेशन को छोटे छोटे सब ग्रुप में बांटा जाता है किसी क्राइटेरिया को लेकर, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है. अगर आप स्ट्रैटिफिकेशन करोगे तो हर स्ट्रैटा में जाकर सैम्पलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑडिटर हर स्ट्रैटा में जा रहा है, हर कैटेगरी के आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा है, उसके हाथ से चीज़ें छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं. इसीलिए स्ट्रैटिफिकेशन अगर होगा तो हम निश्चिंत रहते हैं, हमको सैंपल साइज कम कर देना पड़ता है. स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब बताओ और बोलो. स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से हर टाइप के आइटम सिलेक्ट हो रहे हैं, कोने कोने से सिलेक्शन हो रहा है.
तुझे सरांच्या क्लासला कुठलं जातं? हेलो हेलो हेलो, चलिए आवाज़ आ गई। चलिए आवाज़ आ गई है मेरे हिसाब से। लेट्स सी गाइस, मुझे बता देंगे आवाज़ आई है? ओके, नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर स्ट्रैटा में प्रोजेक्शन करना पड़ता है। हर स्ट्रैटा में प्रोजेक्शन करना पड़ेगा आपको। हर स्ट्रैटा का प्रोजेक्शन ऐड करके आपको पूरे पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन मिलता है। पूरे के पूरे पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन मिलेगा तो आपको समझाना पड़ेगा स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या, उसका फायदा क्या है, दो तरीके, और प्रोजेक्शन हर स्ट्रैटा में करना पड़ता है। सबको ऐड करोगे, अगर आप सबको ऐड करोगे तो पूरे पॉपुलेशन का आपको प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिलेगा। नाउ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू वेटेड सिलेक्शन क्या है? बहुत सिंपल है। जब आप मॉनिटरी अमाउंट्स को ध्यान देते हो पूरे सैंपलिंग प्रोसेस में, भले ही सैंपल साइज तय करना है आपको, सैंपल पॉपुलेशन का साइज, सैंपल का साइज, सिलेक्शन करने का तरीका, जब आप मॉनिटरी अमाउंट्स को इंपॉर्टेंस दोगे, मॉनिटरी अमाउंट्स को इंपॉर्टेंस दोगे तो उसको बोलते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन के वजह से बड़े आइटम्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बड़े इनकम एक्सपेंसेस, बड़े एसेट लायबिलिटीज के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बड़े आइटम सिलेक्ट होंगे तो कम मेहनत में ज्यादा चेकिंग कर पाओगे, कम मेहनत में ज्यादा चेकिंग कर पाओगे, ज्यादा चीजें कलेक्ट होगी, ज्यादा चीजें आप ऑडिट कर पाओगे, कम मेहनत में ज्यादा अच्छा सिलेक्शन, ज्यादा बड़ा सिलेक्शन, ज्यादा अच्छी चेकिंग आपकी होगी। इसीलिए वैल्यू वेटेड सैंपलिंग करनी चाहिए। इसी को मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग भी बोलते हैं, इसी को डॉलर यूनिट भी सैंपलिंग बोलते हैं। जब हम लोग वैल्यू के हिसाब से चीजों को बांटने लगे, वैल्यू के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करने लगे, इसी को मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग या फिर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन बोलते हैं। गाइज बस आखिरी क्वेश्चन, फिर आज का खत्म होता है। देखिए ध्यान देंगे, ये नवंबर 19 आरटीपी में एकदम सिंपल बातें की है। ट्रेडिशनल अप्रोच एक अनइकोनॉमिकल है, वेस्टेज है, उसके बारे में कुछ बातें बोलो। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत आसान। देखो मैंने 4 इसमें बांटा है। ट्रेडिशनल रूटीन चेकिंग बोलता है कि आप 100% चेकिंग करो, 100% चेकिंग करो। ओपनिंग बैलेंस आया क्या, सारी प्राइमरी एंट्रीज आई क्या, उसकी पोस्टिंग हुई क्या, सबकी बैलेंसिंग बराबर हुई क्या, सब ट्रायल बैलेंस में गए क्या। ट्रेडिशनल रूटीन चेकिंग बोलता है ओपनिंग बैलेंस आई क्या, सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हुई ना, पोस्ट हुई ना, बैलेंसिंग बराबर हुआ ना, और क्लोजिंग बैलेंस बराबर ट्रायल बैलेंस में गया ना। इसको 100% चेक करो, उसको टोटलिटी में चेक करो, इसको पूरा चेक करो। पहले ट्रेडिशनल रूटीन चेकिंग क्या बोलता है वो। फिर भाई देखो, हर जगह आदमी, ह्यूमन बीइंग ये सोचता है कि कैसे एफिशिएंट इफेक्टिव बने, कैसे कम खर्चे में काम करे, कैसे इकोनॉमिकल काम करे, तो ऑडिट में भी सोचेगा। उन्होंने ये देखा इतना 100% चेकिंग करके कोई फायदा नहीं है, थोड़ी बहुत तो रिस्क रहती ही है। इसीलिए उन्होंने बोला यार ये 100% चेकिंग ठीक नहीं लग रहा, साइंस आगे बढ़ रहा है, चीजें आगे बढ़ रही है, सैंपलिंग को यूज करें। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जब से स्ट्रांग होने लगे हैं तो छोटी मोटी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लगी है। ओपनिंग बैलेंस, पूरा सिस्टम ओपनिंग बैलेंस लेकर आता है, सिस्टम पूरी पोस्टिंग करता है, सिस्टम पूरी बैलेंसिंग करता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब से स्ट्रांग होने लगे हैं तो ये रूटीन वाले मामले की ओपनिंग बैलेंस छूट गया, कि पोस्टिंग छूट गई, कि बैलेंसिंग छूट गई, कि ट्रायल बैलेंस, ये प्रॉब्लम कम होते जा रहे हैं। तो अब नया अप्रोच क्या बोलता है, आप लोग 100% चेकिंग मत करो, आप लोग सैंपलिंग बेसिस पे चीजों को चेक करो और ज्यादा ध्यान दो प्रिंसिपल वाली चीजों पे, कि कैपिटल का रेवेन्यू का कैपिटल बराबर किया कि नहीं, एएस को बराबर फॉलो किया कि नहीं, एस्टिमेट्स बराबर बनाए कि नहीं, इस पे ज्यादा ध्यान दो। डिस्क्लोजर आधा अधूरा तो नहीं है, कम तो नहीं है, इस पे ध्यान दो। तो आप बताओ, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच 100% चेकिंग के बारे में बोलता है, फिर बताओ ये अनइकोनॉमिकल है, वेस्टेज है, यूजलेस है, एफिशिएंट इफेक्टिव नहीं है। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होने लगे, प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव इफेक्ट ये बोलता है कि आप ज्यादा फोकस प्रिंसिपल वाले मैटर्स पे करो, जजमेंट वाले मामले पे करो, एस्टिमेट वाले मामले पे करो, डिस्क्लोजर वाले मामले पे करो। ठीक है, नवंबर 19 आरटीपी में आया हुआ है। बच्चों आज का होमवर्क करना है आपको, चैप्टर नंबर 7 का फाड़ू करना है। चैप्टर नंबर 7 का फाड़ू आपको करना है। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 शुरू होगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। गाइज ऑल द बेस्ट, फटाफट कवर करिए। देखिए आज 5 लेक्चर हो गए और 5 चैप्टर कवर किए हमने। 5 लेक्चर 5 चैप्टर हम लोगों ने कवर किए। मेरे साथ में कंसिस्टेंटली बना के रखो। हम लोग 15 दिन के अंदर पूरा ऑडिट खत्म करेंगे, 15 दिन भी नहीं लगेंगे। रोज का एक एक चैप्टर अपन निपटा रहे हैं, रोज का एक एक चैप्टर अपन निपटा रहे, 15 दिन भी नहीं लगेंगे। लेकिन आपका जोश एनर्जी बनी रहनी चाहिए। बाय बाय एवरीवन। वीडियो को लाइक जरूर करें और मजा आया तो कमेंट जरूर करें। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर 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 डालें। बाय बाय एवरीवन।